4 है मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की उपाधियाँ। अंग्रेजों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। अंग्रेजों को सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो देखिए, सर्जेंट की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने। क्यों दी थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से इन्होंने भारतीयों को भर्ती करवाया था। केसरे हिंद किसको उपाधि दिया गया है? महात्मा गांधी को। किसने दिया है? अंग्रेजों ने दिया है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें कौन सा उपाधि दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि गांधी जी को दिया था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। याद रखिएगा, बाबू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था इन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया था। एक संस्था है खुदाई खिदमतगार, आगे पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने मंगल बाबा की उपाधि दिया था। किसको? गांधी जी को। जादूगर की उपाधि किसने दिया? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। और मंगल बाबा की उपाधि किसने दिया था? खुदाई खिदमतगार संस्था ने। चलिए, आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। आइंस्टाइन का ये कहना था कि 100 से 200 साल बाद कोई शायद ही कोई ऐसा हो जो विश्वास करेगा कि ऐसा हाड़ मांस के शरीर वाला, मतलब इतना काफ़ी ज़्यादा गांधी जी पतले थे, तो ऐसा व्यक्ति भी कोई पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए और आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद कीजिएगा, गांधी जी वापस कब लौटे थे भारत में? एक्चुअली वे दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में, और भारत लौटे 1915 में। तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं और यही 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया। देखिए, सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब में किया गया था और 1917 में साबरमती नदी के पास यही आश्रम, मतलब आश्रम को साबरमती नदी के पास लेके चला गया और उसका नाम पड़ा साबरमती आश्रम। और इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। याद रखिएगा, साबरमती नदी के पास जो साबरमती आश्रम है उसके लिए धन किसने दिया था? अम्बालाल साराभाई ने दिया था धन। कब बना था? 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। इस आश्रम के अंदर जो महात्मा गांधी की जो कुटिया था वो हृदय कुंज कहलाता था। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदारों के 3 कठिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। याद कीजिएगा, 1916 में महात्मा गांधी ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था? तो लखनऊ के अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। उस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदारों के 3 कठिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आगरे का आग्रह किया था। क्वेश्चन पूछेगा, चंपारण किसने बुलाया था गांधी जी को? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। कब किया था? तो 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चंद्र मजूमदार। आगे चलते हैं।
1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नील्हे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। याद कीजिएगा, 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ पहुंचे थे। जो महात्मा गांधी थे वो किसके किसके साथ पहुंचे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण। कौन कौन, मतलब चंपारण कौन कौन गया 1917 में? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण वहाँ पर सफल सत्याग्रह किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह पहला सफल सत्याग्रह रहा। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। वहाँ पर गांधी जी जब ये लोग गए वहाँ पर तो 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया। यह आंदोलन नीले जमींदारों के विरुद्ध था। 3 कठिया पद्धति आपको पता होगा, और 1 बीघा जिसको कि 20 कट्ठा कहते हैं, उसमें 3 कट्ठा पर नील की खेती किया जाता था। इसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। याद कीजिएगा, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे चलते हैं। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ़ कराया। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। याद कीजिएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में किया था। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। पहला सत्याग्रह, अगर सत्याग्रह से काम नहीं चलता है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। फिर आता था बहिष्कार, सामानों का बहिष्कार, और फिर आता था हड़ताल। तो इनके 4 थे। क्या क्या 4 थे? सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़े। देखिए, महात्मा गांधी की उपाधियाँ से सर्जेंट की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को इन्होंने भर्ती करवाया था। दूसरा, कैसरे हिंद की उपाधि भी अंग्रेजों ने दी थी महात्मा गांधी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस चीज़ की उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बाबू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्धनग्न फकीर किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। जादूगर की उपाधि किसने दिया था? तो शेख मुजीविल रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। मंगल बाबा की उपाधि किस संस्था ने दिया था? खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि गांधी जी को दिया था। और किसने कहा था कि 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसा हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। आइंस्टाइन ने इस बात को कहा था। गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सबसे पहले कोचरा में हुआ था और फिर साबरमती नदी के पास आश्रम आ गया और साबरमती आश्रम इसका नाम पड़ गया। और इसके लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया जो था वहाँ पर हृदय कुंज कहलाता था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। और इस राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का आग्रह किया था इसी अधिवेशन के दौरान। याद क्वेश्चन पूछ सकता है, किस अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान क्वेश्चन पूछ सकता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। 1917 में चंपारण कौन कौन गया? तो महात्मा गांधी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा गए थे। उन्होंने वहाँ पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। ये नीले जमींदारों के विरुद्ध था। यह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह भी 1918 में हुआ। और पहली बार अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे: सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार, हड़ताल। क्या किया? सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार, हड़ताल।
सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल। चलिए आगे चलते हैं, रोलेक्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था। कब लागू किया था? 19 मार्च 1919 को। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेक्ट ने अनार्चिकल एंड रिवोलेंटरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया है। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचली तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए इसके मेन पॉइंट्स को जानते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? याद कीजिएगा, 19 मार्च 1919 को। इसका दूसरा नाम क्या है होता है? तो एनार्चिकल एंड रिवोलेंटरी एक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? एनार्चिकल एंड रिवोलेंटरी एक्ट। इसको दबाने के लिए सिडनी रोलेक्ट ने एनार्चिकल एंड रिवोलेंटरी एक्ट लाया था। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेक्ट ने एनार्चिकल एंड रिवोलेंटरी एक्ट लाया। एनार्चिकल एंड रिवोलेंटरी एक्ट का ही रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है, जिसके तहत मतलब बिना किसी शक के आधार पर पुलिस किसी को भी पकड़ सकती थी। इसका मतलब यही होता है। और 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन स्टार्ट किया था। लेकिन याद कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है। कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था और आंदोलन स्टार्ट कर मत दो किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। कब स्टार्ट किया था? 30 मार्च 1919 को। कब? 30 मार्च 1919 को कर मत दो आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसका नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। फिर 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया था। कब? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया था। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। मतलब रोलेक्ट एक्ट इस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया है। याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। इसे गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। काला कानून किसे कहा है? रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा है। किसने कहा था काला कानून? तो गांधी जी ने कहा था। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो याद कीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। रोलेक्ट एक्ट स्टार्ट कब हुआ था? मेन डेट याद रखिए, नहीं रखिए, 1919 को याद रखिएगा। वैसे 19 मार्च 1919 को स्टार्ट किया गया था। इसे किसने स्टार्ट किया था? तो सिडनी रोलेक्ट ने। किसने? सिडनी रोलेक्ट ने। और कर मत दो आंदोलन स्टार्ट किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने। और इसका नारा किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी को हड़ताल कब किए थे? तो 6 अप्रैल को हड़ताल किए और 8 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पंजाब था। याद कीजिएगा, इस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब था। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है और इसे गांधी जी ने काला कानून कहा है। चलिए आगे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं रोलेक्ट एक्ट से संबंधित है। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? मार्च में हुआ था और उसके 1 महीना बाद मतलब अप्रैल में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। इस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। याद कीजिएगा, मतलब 1919 के टाइम भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। या गवर्नर कहिए, वायसराय कहिए, कौन था? जेम्स फोर्ड। क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का वायसराय उस जालियांवाला बाग के समय कौन था? तो जेम्स फोर्ड। रोलेक्ट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा। जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था, कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था। उसने आर डायर को जालियांवाला बाग भेजता है। डायर दो थे, ओ डायर था, आर डायर था। ओ डायर बड़ा था, आर डायर उसके छोटा था। ओ डायर आदेश देता है किसको? आर डायर को। कहा कि जालियांवाला बाग जाओ, जहाँ आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है। कौन? आर डायर गोली चलवा देता है। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। आंकड़ा क्या कहता है कि 379 लोग मरे थे, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मरे थे।
हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। देखिए हंसराज धोखाबाज था। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए कब स्टार्ट हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसको चलिए इस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। इस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। और इसको किसने ऑर्डर दिया था? तो ओ डायर ने ऑर्डर दिया था। किसने किया था? तो आर डायर ने गोलियां चलवा दी थी लोगों पर। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की 379 थी, लेकिन कहीं से ज़्यादा लोग मारे गए थे। किसने धोखाबाजी किया था? मतलब किस भारतीय ने इन्फॉर्मेशन दिया था? हंसराज ने इन्फॉर्मेशन दिया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने देखिए कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को था तो त्याग दिए। सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के था तो त्याग दिए। और डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में काम करते थे कौन? डॉक्टर शंकर नायर। तो उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। तो कांग्रेस ने इस घटना को जांच करने के लिए, मतलब जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई। और ये समिति का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे जो जनरल डायर था, मतलब वो डायर था, उसको गलत ठहराया गया। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। तो अंग्रेजों ने भी इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था। और इस आयोग में 3 भारतीय, मतलब जो हंटर कमीशन था उसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया। देखिए उल्टा हो गया। जो हमारा मदन मोहन मालवीय ने इनको गलत ठहराया था, और जो ये हंटर कमीशन बना था इसने जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर ने को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया था। देखिए अंग्रेजों की चाल थी। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया, जबकि सबसे बड़ा गलती इसी को था। इसको फांसी देना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको सम्मान दिया। 1940 में अधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बदला तो लेना ही था। तो अधम सिंह ने जब 1940 में लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह। ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। याद रखिएगा। अंग्रेजों ने कौन सी कमेटी बनाया था? हंटर कमीशन। अंग्रेजों ने कौन सा कमेटी बनाया था? हंटर कमीशन। और भारत भारत की तरफ से कौन इसको लीड कर रहा था? तो भारत की तरफ से मदन मोहन मालवीय इसको जांच करने में लगे हुए थे। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। और डॉक्टर शंकर नारायण ने त्यागपत्र दे दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। जालियांवाला बाग चलिए हो गया करीब करीब। कब हुआ था याद रखिएगा। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें भारत के वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है होम रूल आंदोलन। ये भी 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन भी कब हुआ था? 1916 में। यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करके लंदन चले गए, जिस कारण 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। याद कीजिएगा। पहले तो होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो अप्रैल 1916 में। किससे प्रेरित था? तो आयरलैंड से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? आयरलैंड से। और ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में से प्रारंभ किया था। और इसी के दौरान उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा भारतीय अशांति का जनक
किसको कहा जाता है, तो भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन ने कहा था तिलक जी को, मतलब बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और जिस कारण ये उस पर केस करके लंदन चले गए, जिस कारण 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया था। होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी और शौकत अली ने कंधा दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है, आपको पता होगा, और इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। पहला चरण अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैला गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यों का स्वशासन थी। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी राज्य हैं भारत में, उस समय ज़्यादा तो राज्य नहीं थे, 10 शायद थे, तो 10 राज्यों को अपने, मतलब उनका कहना था कि हर एक राज्य स्वतंत्र रहेगा, वो अपने आप चलाएगा, और जो आपका जो सेंटर में है वो तो अंग्रेजों का ही रहेगा, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता दी जाएगी, राज्यों की स्वशासन होनी चाहिए। होम रूल का पहला चरण अप्रैल में 1916, दूसरा चरण सितंबर 1916। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक, दूसरा चरण एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जो आंदोलन था होम रूल पूरे भारत में फैल गया था, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और जब उन्हें छोड़ा गया तो होम रूल आंदोलन समाप्त हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं कि खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई 23 नवंबर 1919 को। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया, और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन फर्स्ट विश्व युद्ध के दौरान किया हुआ था। कब हुआ? 1919। कब हुआ था? 1919। इसको किसने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन को? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन। देखिए, 1919 में रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था, और जालियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। याद कीजिएगा। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक किस मैदान में हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक हुआ था। गांधी जी इसकी अध्यक्षता कब संभाले थे? तो 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया, और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। तो यहाँ से भारतीय जो स्वतंत्रता है इसको एक बूस्ट मिलता है। यहाँ पर मुसलमानों का भी साथ महात्मा गांधी को मिल रहा था, तो अब हम लोग ज़्यादा यूनाइट हो सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है असहयोग आंदोलन। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि अब महात्मा गांधी को मुस्लिमों का भी साथ मिल चुका था, तो यहाँ से उन्होंने असहयोग आंदोलन को एक बड़े मास के बहुत सारे लोगों के ग्रुप के साथ स्टार्ट किया था। क्योंकि जब मुस्लिमों का साथ मिला तो हमारा जो ग्रुप था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया,
नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं के खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। चलिए एक बार पढ़ लेते फिर से। देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, याद कीजिएगा। गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था एक बहुत बड़े मास के अनुसार, बहुत लोगों के साथ। इसमें वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, अंग्रेजों ने स्कूल विद्यार्थियों ने स्कूल को छोड़ दिया, धोबी सबको मतलब अंग्रेजों की चीज़ को बहिष्कार करने लगे। कुल मिलाकर यह बोला जा सकता है। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इस आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, चलिए एक बार पढ़ देता हूँ। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन को विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी भीड़ में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। उन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मेन टॉपिक्स। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। पहले क्वेश्चन पूछे कि सदाकत आश्रम किसने बनवाया था, तो मौलाना मजरुल हक। कहाँ पर है सदाकत आश्रम? पटना में। कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर है? पटना में। किसने बनवाया था? मौलाना मजरुल हक ने। किसने? मौलाना मजरुल हक। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो गोपालाचारी ने। मतलब किसको, कौन इसको लीड कर रहा था दक्षिण भारत से, कौन आगे बढ़ा रहा था? तो गोपालाचारी ने। कौन? गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए शुरुआत में CR दास और मोतीलाल नेहरू इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। CR दास मतलब चित्तरंजन दास होता है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। फिर से एक बार, दक्षिण भारत से कौन सहयोग कर रहा था भाई? तो राजगोपालाचारी। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? तो मौलाना मजहरुल हक। कहाँ पर? पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान किए थे। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया था, बाद में वे भी इससे जुड़ जाते हैं। और इस आंदोलन के दौरान पहले पुरुष CR दास थे जो जेल गए थे, और पहली महिला कौन थी? बसंती देवी जेल जाने वाली पहला महिला थी। और पहले पुरुष कौन थे? CR दास। चौरा चौरी कांड कब होता है? चौरी चौरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। याद कीजिएगा, डेट भी याद कर लीजिएगा। इसमें 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, और इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। और इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। महात्मा गांधी की इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ था। याद कीजिएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। इसमें कितने पुलिस को जलाया गया था? तो 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था, 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था। और कब स्थगित हुआ असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922। स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। ख़त्म कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम सीमा पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा हुई, लेकिन वो 2 वर्ष बाद निकल जाते हैं जेल से, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब ख़राब होता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जा रही है। इसका मतलब है कि मतलब कांड तो गोरखपुर में हुआ था, तो फिर पूरे भारत से आंदोलन को क्यों समाप्त किया जा रहा था। यह जवाहरलाल नेहरू का कहना था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोगों का इस समय उत्साह चरम सीमा पर था।
10 मार्च 1922 को जनता के भड़काने के आरोप में गांधी जी को जेल हो गया था। गांधी जी को जेल कब हुआ था याद कीजिएगा, 1922 को। और कितने वर्ष की जेल हुआ था, 6 वर्ष को, लेकिन 2 साल बाद निकल गए थे क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब था। मतलब 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद कीजिएगा, बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में। बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, महात्मा गांधी। कब हुआ था, 1924 में। और इसको किस कौन अध्यक्षता कर रहा था, गांधी जी। और बेलग्राम कहाँ पर है भाई, तो केरला में। कहाँ पर है, केरला में। कहाँ पर है, केरला में। याद कीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं। अब बात है स्वराज दल। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। कब हुआ था, जो कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, उसी में स्वराज पार्टी का चर्चा होता है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष सीआर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा मतलब संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से ये वादा किया कि वो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। इनका काम क्या था भाई, तो सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वतंत्रता और डोमिनियन स्टेट। चलिए, स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को। अध्यक्ष सीआर दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू। इसके संस्थापक भी कौन कौन था, यही दोनों थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। कब स्थापना हुआ था स्वराज दल के, 1 जनवरी 1923। जैसे कि आपको पहले पता होगा कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो असहयोग आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका प्लान था कुछ दूसरा करने का, और यही स्वराज दल उन्होंने बना ही दिया आखिर। तो यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था मतलब संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना था। इसका सबसे मेन टारगेट यही था इसका। और इन्होंने वादा किया कि ये कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के जो 100 सीटों था, 100 सीट में से स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त होता है, जिस कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन जाती है। काम क्या था, सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वतंत्रता और डोमिनियन स्टेट। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया था, जो जाति की ऊंचता को बराबर रखने की बात कर रहा था। मतलब जो ली कमीशन था वो कह रहा था कि सबको जाति बराबर, सब जाति जाति की ऊंचता के बरकरार, जो जाति ऊंचा है ऊंचा रहेगा, नीचा है नीचा रहेगा। लेकिन इसको स्वराज दल ने इसको पास नहीं करने दिया। स्वराज दल ने मूडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारी नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लेकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। कुल मिलाकर काम तो सही कर रहे थे। विठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, यह स्वराज दल के थे। पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन था, विठल भाई। विधानसभा के पहला अध्यक्ष कौन था, विठल भाई। ये स्वराज दल के भी थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया। मतलब सबको ये सरकारी पद लेने लगा, मेन कारण ये है। इसके कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई थी। याद कीजिएगा, 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई थी। कब स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी 1923 को इसका स्टार्ट हुआ और 1928 में ख़त्म हो गया था। कौन, स्वराज पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। बलसाड़ सत्याग्रह कब हुआ था, 1924 में। यह गुजरात के बलसाड़ से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बारदौली सत्याग्रह आपको याद होगा, उसका भी नेतृत्व कौन कर रहा था, वल्लभ भाई पटेल। बलसाड़ सत्याग्रह भी, इसका भी नेतृत्व कौन कर रहा था, वल्लभ भाई पटेल। कब, ये गुजरात के बलसाड़ से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। बलसाड़ सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ था, तो गुजरात के बलसाड़ में डकैती हो रहा था, उसी के विरुद्ध यह बलसाड़ सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। वाइकोन सत्याग्रह एक केरला के मालाबार तट से आरंभ हुआ था। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते से
जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध टीके माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। जैसे कि मंदिर होता है तो मंदिर के जो आगे वाला साइड, आगे वाला रास्ता होता है, वहाँ से लोगों को जाने नहीं दिया था। लोगों को नहीं, ईजवा जनजाति था केरला का, ईजवा जनजाति का नाम याद रखिएगा। ईजवा कहाँ के है? केरला के। तो रोका जा रहा था, तो वहीं पर टीके माधवन इस आंदोलन का इसको विरोध करते हैं और आंदोलन स्टार्ट करते हैं, वाईकोन सत्याग्रह। वाईकोन सत्याग्रह, यह सत्याग्रह सफल रहा था, यह आंदोलन सफल रहा था। कमीशन पढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोजन की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाली वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, साइमन कमीशन जो है ना, वो 1919 भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा होगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि जो अधिनियम पारित होने के 10 साल बाद, मतलब 1929 में साइमन कमीशन का गठन किए जाने वाला था, लेकिन 2 साल पहले, मतलब 1929 से 2 साल पहले, मतलब 1927 में ही इसको लागू कर दिया गया। क्यों किया गया था? तो देखिए, आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष बाद होने वाली थी, मतलब ये जो साइमन कमीशन इसका 10 वर्ष बाद, मतलब 1929 में होने वाला था, लेकिन 1927 में इसका हो जाता है। ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। साइमन कमीशन को नियुक्ति किसने किया था? तो ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, कब गठन हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। कब? 8 नवंबर 1927 को। क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की जो सरकार थी वो भारत समर्थक सदस्यों वाली वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती थी, इसीलिए 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दिया गया। किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्किन हेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके एक सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस से लाठी चार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। याद कीजिएगा, लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पंजाब में हुआ था। किसके नेतृत्व में हो रहा था? सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस से लाठी की चार्ज हुआ था। मतलब सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी के समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। याद कीजिएगा, भगत सिंह को फांसी क्यों दिया गया था? सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा है, क्योंकि इसमें सब कोई अंग्रेज था, तो इसलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा जाता है। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी और यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इतने विरोध के बावजूद भी 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधार ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। याद कीजिएगा, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार 1935 भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया था। मतलब पूछेगा कि प्रांतीय चुनाव किस शासन के अधिनियम हुआ था, तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी।
पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। मतलब 10 सीट थी, 10 राज्यों में से 8 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2 राज्य में जैसे सिंध तथा पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं इसको। देखिए साइमन कमीशन, देखिए क्या हुआ था कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, जो वो अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जानी थी, पता है आपको, जो कि 1929 में होना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही करवा दिया जाता है। 1927 में ही ये पारित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें आशंका होता है कि 2 वर्ष बाद जो लेबर पार्टी की जो सरकार था वो भारत समर्थक सदस्यों वाली वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती थी, इसीलिए 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। लेकिन भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद था। क्या था? भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद था, जिसके कारण भारत के जो राज्य सचिव वार्केनहेड था, उस साइमन कमीशन के टाइम भारत के राज्य सचिव कौन था? वार्केनहेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। याद कीजिएगा, वार्केनहेड के समय साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, वार्केनहेड उस समय था यहाँ पे। इन 7 सदस्यों वाले अंग्रेजों के सभी सदस्य, इन 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य, जितने भी मतलब सातों के सातों सदस्य कैसे थे? अंग्रेज, इसीलिए इसके व्हाइट आंदोलन भी कहा जाता है, श्वेत आंदोलन कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन था? साइमन था। और साथ साथ में क्लीमेंट एटली, जो भारत में जो बाद में जाके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनता है, वो भी इसका एक सदस्य था। किस? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। साइमन कमीशन का मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। साइमन कमीशन का मूल नाम। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, भारत का पहुंचता है 1928 में। याद, इस पर थोड़ा सा आप रहिएगा। भारत पहुंचा 1928 में, गठन कब हुआ था? 1927 में। वार्केनहेड के समय गठन हुआ था 1927 में, भारत पहुंचा 1928 में। जब भारत पहुंचता है तो उसका विरोध किया जाता है। विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी चार्ज हो जाती है और चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। याद कीजिएगा, सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी के समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और फिर भगत सिंह को, इनके सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है। याद कीजिएगा, भगत सिंह को फांसी किसके आरोप में दिया जाता है? सैंडर्स की हत्या के आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है। फांसी कब मिलता है इनको? 1931 में। 1931 में समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया था। पूरे भारत से इसको विरोध किया गया था और इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है, व्हाइट कमीशन कहा जाता है, व्हाइट कमीशन कहा जाता है। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, और इसका समर्थन किसने किया था? दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी और यूनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी और तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। और इतने विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है। 8 राज्यों में सरकार इनकी बनती है और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। चलिए आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वार्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि सर्वसम्मति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका था। देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट को प्राप्त करना, लेकिन मुस्लिम लीग इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, इससे सहमति नहीं जताता, जिस कारण यह पारित नहीं हो पाता है। और इस टाइम से जो इनका मोतीलाल नेहरू तो थोड़ा टूट जाते हैं। तो अब फिर आते हैं इनका बेटा। चलिए, और फिर मतलब नेहरू रिपोर्ट के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो 14 सूत्री जिला फार्मूला पेश करता है। तो नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला
अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया था, इसे भी स्वीकार नहीं किया, और नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में हुआ था उसे भी स्वीकार नहीं किया। अब लाहौर अधिवेशन आता है। चलिए, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इस कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद, देखिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन एक इमोशन जुड़ा था किसका? लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू का 26 जनवरी से, इसलिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया। याद कीजिएगा, लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। याद कीजिएगा, कब? लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही तो भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है? बस लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, ज़्यादा नहीं। 26 जनवरी 1949 को संविधान बन चुका था, लेकिन उसको लागू 26 नवंबर को बन चुका था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका डांडी मार्च। क्या? डांडी मार्च। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्रीय मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ, मतलब सहयोगियों के साथ, नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थे। 240 मील मतलब 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया। 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा पूरी हुई तथा गांधी जी ने डांडी में आश्वन विधि द्वारा नमक बनाया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखिए गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्रीय मांग था उसको सौंप दिया, लेकिन इरविन जो था उसको अस्वीकार करता है, मतलब मना कर देता है कि नहीं, हम मांग पूरा नहीं कर सकते हैं। और महात्मा गांधी इसी को लेकर साबरमती से आश्रम से स्टार्ट कर देते हैं डांडी मार्च। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930। और कब कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा समाप्त हुआ था। 12 मार्च से स्टार्ट किए और 24 दिन बाद, 12 मार्च से 24 दिन बाद मतलब 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा पूरा हुआ था। कहाँ से स्टार्ट किए थे? साबरमती आश्रम से। कहाँ से स्टार्ट किए थे? साबरमती आश्रम से। कितना किलोमीटर था? 385 किलोमीटर। कितना वॉलेंटियर्स थे? 78 वॉलेंटियर्स। कितना दिन में पूरा किया था? 24 दिन में पूरा किया था। कितना दिन में? 24 दिन में इसको पूरा किया था। याद कीजिएगा, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930 को और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ। 12 मार्च को स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल 24 दिन की यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और डांडी पहुंचे थे। और वहां पे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून बनाया था और वहीं से इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। याद कीजिएगा, डांडी मार्च क्यों हुआ था? क्या कि उसके 11 सूत्रीय मांग मना कर दिया था किसने? इरविन ने। तो इसलिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए और उसके साथ सरोजिनी नायडू भी थी। याद कीजिएगा, 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरा किया। 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने डांडी पहुंचकर आश्वन विधि द्वारा नमक बनाया और इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। चलिए अब पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से शुरू हुआ था।
दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। जब देखें कि बहुत ज़्यादा लोग अब इकट्ठा हो चुके थे, करीब 24 दिन का यात्रा था, तो जिस जिस एरिया जा रहे थे वहाँ से लोग इकट्ठा हो रहे थे और लोगों काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुके थे। दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया था। याद कीजिएगा, खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जो कि कश्मीर से थे। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। इसने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया था। छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया, क्यों? क्योंकि वे स्वदेशी वस्तुओं की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहा था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान पर पहुंचे, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांद्री सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहाँ भाग लेने नहीं गया था। देखिए, गोलमेज सम्मेलन था, वो भी इसी टाइम हो रहा था, लेकिन क्योंकि सबको यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगा हुआ था, इसलिए वहाँ उसको अटेंड करने के लिए गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए कोई नहीं जा पाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अब देखिए, जब कोई वहाँ पर भाग लेने नहीं जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने, अब इंग्लैंड के जो वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं सब, वो इरविन पर अब दबाव डालने लगते हैं कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। अब इरविन समझौता करने का विचार करने लगता है, क्योंकि कोई इसका बात मान नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था। इरविन ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। मतलब बात मान ली जाएगा, और उस सबसे मेन बात है कि जो भी राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया, क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया जाता है भगत सिंह को, क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। देखिए, दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया था, और लाल कुर्ती सेना का भी गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किन दो संस्था का गठन किया था? एक सेना का लाल कुर्ती सेना, और संस्था का खुदाई खिदमतगार संस्था। सेना कौन सा था? लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती सेना, और संस्था खुदाई खिदमतगार संस्था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था? छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह किया था। नंगा विद्रोह कहाँ? छपरा के कैदियों ने। नंगा विद्रोह बिहार। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राजगोपालाचारी। और सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को इकट्ठा किया था धरसना नामक स्थान पर। लेकिन उनसे पहले ही इसकी सूचना अंग्रेजों को लग जाती है, और अंग्रेज जो लोग थे इस आंदोलन को दबा देते हैं। और लड़कों की कौन सी सेना थी इस आंदोलन के दौरान? बांद्री सेना, और लड़कियों की मंजरी सेना। याद कीजिएगा, लड़कों को बांद्री सेना और लड़कियों की मंजरी सेना। बांद्री सेना, मंजरी सेना। और यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल है, मतलब पूरी तरह से सफल नहीं रहा था, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया था, और सिगरेट और शराब का उत्पादन कम कर दिया गया था। अंग्रेजों ने उसमें चाल चला था। ये जब चल रहा था तो लंदन में ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और क्योंकि सब कोई आंदोलन में भाग ले रहा था तो वहाँ पर कोई नहीं जा पाता। इसी कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगता है कि कांग्रेस इस सम्मेलन के लिए कांग्रेस के अधिकार, मतलब कांग्रेस में जो है उनको भेजा जाए,
और इसीलिए यहाँ पर इरविन ने महात्मा गांधी के साथ समझौता कर लेता है। और समझौता करने जब कर लेता है समझौता, तो बहुत सारी बातों को मतलब जो गांधी जी के डिमांड्स 11 तो उसमें उनको मानना पड़ता है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर भी भगत सिंह की फांसी को नहीं रोक पाते हैं ये लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। किसने? सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी एसएस राजपूताना नामक पानी वाले जहाज से लंदन पहुंचे। जब समझौता होता था, इस समझौता के अनुसार 7 सितंबर को मतलब इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था और ये पहुंचते हैं इंग्लैंड। कौन? 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी इंग्लैंड पहुंचते हैं, जहां पर विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। याद कीजिएगा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड, कौन था उस समय प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की बात कही थी। किस अवार्ड की बात की थी? कम्युनल अवार्ड। मतलब चलिए मैं आपको समझाऊंगा। जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। देखिए क्या होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके अनुसार गांधी जी जाते हैं 7 सितंबर 1931 को कहाँ जाते हैं? लंदन निकलते हैं। वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उन्होंने जो रैमजे मैकडोनल्ड था वो दलितों के लिए अलग क्षेत्र देता है। मतलब सांप्रदायिक पंचांग इसी को कहा जाता है जब किसी को अलग क्षेत्र दिया जाता है। तो भाई इससे तो भारत की अखंडता में और मतलब भारत को तोड़ने का बात वहाँ पर किया जा रहा था। तो गांधी जी इस बात से नाखुश होते हैं और वो बीच में ही उसको छोड़कर भारत आ जाते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बार उनको जेल दे दिया जाता है और यरवदा जेल में उन्हें कैद कर लिया जाता है। पुणे के यरवदा जेल में उन्हें कैद कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब स्टार्ट हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता स्टार्ट हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और 7 सितंबर 1931 को ये रवाना हुए थे इंग्लैंड के लिए। याद कीजिएगा। उसमें जहाँ पर विंस्टन चर्चिल उस समय के वो पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, अर्धनग्न फकीर कहा था। और अभी के जो इंग्लैंड के मतलब 1931 के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड। और पहले के दो थे विंस्टन चर्चिल था। चलिए आगे जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन, भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 में। आप ऐसे याद कीजिए कि 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। पहला में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं किया क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ महात्मा गांधी भाग लेते हैं, और किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचांग की बात की जिस कारण गांधी इस सम्मेलन को छोड़कर चले आते हैं। गोलमेज सम्मेलन यह 1932 में हुआ था और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र की घोषणा कर दी थी। मतलब यहाँ पर दलित लोग थे उनको एक अलग क्षेत्र दे दिया गया था। और इसमें किसी ने भाग लिया था तो तेज बहादुर सरफू और भीमराव अंबेडकर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक बार फिर से, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। याद कीजिएगा किसमें भाग कांग्रेस नहीं लिया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मैकडोनल्ड जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था, और ये जो गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये कहाँ हो रहा था? तो ये इंग्लैंड में ही हो रहा था, लंदन में हो रहा था। तो वहाँ पर उनको मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर देती है। तो
तो वहाँ पर तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद पूना समझौता होता है। देखिए ये क्या होता है, जैसे कब होता है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी एवं अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। देखिए क्या हुआ, जब गांधी जी को पता चला कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया जा रहा है, तो गांधी जी इस बात से चिंतित हो गए कि भारत का विभाजन कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो सकता था। भारत का विभाजन 3 हिस्सों में बढ़ सकता था। पहला उधर मुस्लिम लीग तो मांग ही रहा था, और जब ये भी लोग भी मांगने लगे तो भारत का विभाजन ज़्यादा हो जाएगा। इसी कारण गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तो फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, और इसको पूना पैक्ट तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुआ था। याद कीजिए, तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो इसमें कहा क्या गया था कि जो एक सीट जो है 71 था पहले, उसको 148 कर दिया गया। लेकिन जो दलित था उनको अलग क्षेत्र तो दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, पर अलग क्षेत्र दिया जाएगा, लेकिन वो सब भारत का एक हिस्सा रहेगा। मतलब संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया उनको। दलितों को आरक्षण दिया गया, साथ साथ में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मतलब सब कोई एक साथ ही रहेगा। आपको सीट दिया जा रहा है, बट आप भारत के हिस्से, भारत के अंदर ही रहोगे। ऐसा मतलब पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लिए थे 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और यहीं पर सांप्रदायिक पंचांगों मिला था। देखिए यहीं पर सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दिया गया था मैकडोनल्ड के तरफ से। चलिए आगे चलते हैं। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन का नाम दिया। महात्मा गांधी ने दलितों का क्या कहा? हरिजन कहा, मतलब वो हरि के जन है। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। देख, ये जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग है, ये आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाता है। तो कब हुआ था? 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का स्थापना किया गया था, जो आगे चलकर क्या कहलाता है? हरिजन सेवक संघ। क्या कहलाता है आगे चलकर? हरिजन सेवक संघ आगे जाकर कहलाता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो जो दांडी की यात्रा को सफल देखते हैं गांधी जी, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और फिर यहाँ से एक बहुत मास मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। कश्मीर से खान अब्दुल गफ़ार खान खड़े होते हैं, और उन्होंने खुदाई खिदमतगर संस्था का स्थापना करते हैं, और साथ में कुर्ती सेना का गठन करते हैं। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नंगा विद्रोह छपरा के कैदियों द्वारा किया जाता है। वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। कौन? नंगा विद्रोह छपरा के कैदियों द्वारा किया जाता है, और वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे, छपरा के कैदी लोग। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नेतृत्व कर रहे थे। और मुंबई में इस आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 लोगों को इकट्ठा किया था, आंदोलनकारियों को इकट्ठा किया था। लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक चल जाती है, और इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की बांद्री सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया जाता है। पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि अंग्रेज टैक्स में कटौती कर देते हैं और सिगरेट शराब के उत्पादन में कमी कर देते हैं। सविनय अवज्ञा जब चलता है, तो उसी टाइम लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिस कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं ले पाता है। लेकिन इंग्लैंड के इरविन पर दबाव आने पर इसमें भाग लेने के लिए जो गांधी जी का जो 11 सूत्रीय मांग था, उसमें से कुछ मांगों को इरविन कहते हैं कि हम आपको मांग को पूरा करेंगे, लेकिन आपको मतलब गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ेगा। इस कारण गांधी जी भी गोलमेज सम्मेलन में को चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इससे पहले गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को। और 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी लंदन पहुँचते हैं। वहाँ पे विंस्टन चर्चिल ने, जो शुरुआत में विंस्टन चर्चिल उन्हें अनग्र फकीर कहा था,
और इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड रहते हैं और वो कहते हैं कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र देते हैं, मतलब सांप्रदायिक पंचांग की बात करते हैं, जिस पर गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से छोड़कर पुनः भारत को लौट जाते हैं और यहाँ आकर फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। पर इस बार पहले जैसा उतना शक्तिशाली इस बार का नहीं रहता है और उन्हें पूना की यरौदा जेल में कैद कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था क्योंकि सब कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। यहाँ पर दलितों के लिए पृथक क्षेत्र की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद पुनः समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। यहाँ पर सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो हुई रहती है। इसी को लेकर महात्मा गांधी थोड़े गुस्से में रहते हैं और उनका और अंबेडकर के बीच बातें चलता है और इस 71 से सीट बढ़ाकर 148 कर दी जाती है। लेकिन जो दलितों को एक अलग क्षेत्र न देकर एक अलग उनको आरक्षण तो दिया जाता है पर अलग क्षेत्र नहीं दिया जाता है, मतलब वो सब संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। फिर हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया जाता है, उन्होंने हरिजन नाम दिया जाता है और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का गठन किया जाता है। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का गठन किया जाता है। चलिए अब अगला वीडियो में मिलेंगे आपसे।